नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2023 होने जा रहा है उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4 पाठचर्या की आधुनिक अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे हम लोग। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, इसका यूनिट 4 पाठ्यक्रम की आधुनिक अवधारणा। इसका पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? ए एनसीएफ 2000, बी एनसीएफ 2005, सी एनसीएफ 2009, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा पहले का बी एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर का, बी राष्ट्रीय स्तर का, सी राज्य स्तर का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, अर्थात जिला, राष्ट्रीय और राज्य स्तर तीनों। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे? ए प्रोफेसर यशपाल, बी श्री अशोक वाजपेयी, सी सेम पेत्रोदा, डी प्रोफेसर मिलाल गिरी। सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी? ए 21, बी 30, सी 35, डी 40। सही जवाब हो जाएगा इसका सी 35। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई? ए एनईपी 1968 द्वारा, बी एनसीईआरटी द्वारा, सी एनईपी 1986 द्वारा, डी कोठारी आयोग द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका सी एनईपी 1986 द्वारा। एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति। सही जवाब हो जाएगा इसका सी। ध्यान रखना, जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी संरचना क्या है? 5+3+3+4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम में, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी संरचना क्या है? 5+3+3+4। ठीक है, 5+3+3+4। 5 मतलब हो गया 3 जो है प्री हो जाएगा और 2 जो है क्लास 1 2 हो जाएगा, तो 3 इसमें जोड़ दोगे 2 में कितना हो जाएगा? 2 जो है क्लास क्या है? 5+3+3+4। इसमें 3 जो है प्राइमरी में रहेगा नॉर्मली, और जो 2 है 2 साल क्लास 1 2। अब ये 3 और जोड़ दो कितना हो जाएगा? 5। ये 3 जोड़ो कितना हो जाएगा? 8। और ये 4 जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 5 को ध्यान रखना। ठीक है, 3 जो है प्राइमरी में जाएगा नॉर्मली और फिर 2 रहेगा क्लास 1 2। 3 5 3 8 4 12 हो जाएगा। लिख भी दिया है। एनईपी 2020 की संरचना क्या है? 5+3+4। याद रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का बी एनसीईआरटी द्वारा। अगला प्रश्न है, संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक बुलाया था? सही जवाब हो जाएगा 7 का बी 14 जुलाई 2004। ठीक है,
इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, कक्षा 1 से 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 9 का डी, निरंकुशता का सिद्धांत नहीं है, संतुलन विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 9 का डी। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? संतुलन का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत। तो कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, धर्म का सिद्धांत जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम तीनों हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही जवाब हो जाएगा इसका बी 5। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को कितने भागों में बांटा गया, कितने अध्यायों में? 5। लेकिन 2009 जो है वो कितना है? 6 है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगर 5 है तो उसे 5 अध्यायों में बांटा गया है, अगर जो 9 है उसे 6 में। दोनों महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, नीतियों का निर्माण किया जाता है? ए संगठन में, बी प्रशासन में, सी संप्रेषण में, डी ए और बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, ए बी दोनों, अर्थात संगठन प्रशासन दोनों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है। 5 अध्याय में बांटा गया है, तो द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? ये 5 अध्यायों को पता होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय अध्याय का नाम है, सही जवाब हो जाएगा ए, सीखना तथा ज्ञान। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? सीखना तथा ज्ञान। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है या किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा 15 का सी, पी रेन ने। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 16 का डी, शिक्षक की जात ये नहीं होती। शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार तीनों होता है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? महत्वपूर्ण है, जो भी नहीं रहे उसमें महत्वपूर्ण में रखिए। ए लोकतांत्रिक नागरिक का विकास, बी व्यक्तित्व का विकास, सी नेतृत्व के लिए शिक्षा, डी धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। सही जवाब हो जाएगा डी, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास ये जो है नहीं है, बाकी तीनों हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया, अर्थात किस वर्ष किया? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, 1937 में। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया? तो 1937 में। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, 1937 में महात्मा गांधी ने वर्धा योजना शुरू की। इसको बुनियादी शिक्षा नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इसका प्रचलित नाम बेसिक शिक्षा है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने उत्तम शिक्षक का गुण बताया है। ए शिक्षक ग्रहणशील और निरंतर सीखने वाला हो, बी सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भों में छात्रों को समझ सके, सी छात्रों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने वाला हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? ए प्रकार उपागम, बी अनुदेशन उपागम, सी अनुभव उपागम, डी कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम। सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्रकार उपागम, ये जो है पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 21 का सी
छात्रों की आर्थिक स्थिति नहीं है, बाकी छात्रों की रुचि, बाल केंद्रित, छात्रों की योग्यता, ये सारे जो हैं मानदंड हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, DS कोठारी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, शिक्षा और विकास। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कक्षा 1 से 5 तक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? मैंने पहले इसका आंसर बता चुका हूं, सही जवाब हो जाएगा C 6। 2000 जो 5 थी NCF वो 5 भाग में, और जो 9 है वो 6 भाग में। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, सभी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1948 में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? ए क्षेत्र, बी एकीकरण, सी क्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, क्षेत्र, एकीकरण, क्रम तीनों है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 1882 में। अगला प्रश्न है, ईके फ्रेंटवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया? सही जवाब हो जाएगा ए, 5। ध्यान रखना, माध्यमिक विद्यालय की बात कर रहा हूँ, कई जगह पर बोला गया है ये। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, CL आनंद। 2022 में भी पूछा गया, महत्वपूर्ण है ये। 2009 की बात कर रहा है, अध्यक्ष CL आनंद। NCFTE 2009 के प्रोफेसर CL आनंद अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, बिना बोझ के बिना सीखना। NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की, तो बोझ के बिना सीखना। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रभावी बनाती है। अगला प्रश्न है, NCERT की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, 2021 में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1961 में। अगला प्रश्न है, NCF का पूर्ण रूप है, अर्थात फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के द्वारा प्रकाशित किया गया। NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 35 का सही जवाब हो जाएगा NCF 2000, तो NCERT, ठीक है। NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो NCERT के द्वारा। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सुविधा प्रदाता की। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल, बी। अगला प्रश्न है, NCFTE का पूर्ण रूप है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, NCF, यहाँ तक ला दिया, TE का पूछ रहा है, तो NCF फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। NCFTE का पूर्ण रूप कितना है, क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो NCF फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, NCFTE कब प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 2009 में। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी,
3। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सक्रिय व सामाजिक। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, एनसीटीई 1995 में स्थापित हुई थी। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। घुमा के पूछता है, कई तरह से महत्वपूर्ण है ये। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम बनाया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 2005 में, राइट टू। अगला प्रश्न है SNE संक्षेपाक्षर है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, स्मिथ का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम डॉट प्राप्त करने में सहायक है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, उद्देश्य, पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है। ए, आलोचना, बी, रचनात्मकता, सी, संरक्षण, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। आलोचना, रचनात्मकता, संरक्षण, तीनों। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, किंडरगार्टन स्कूल। अगला प्रश्न है SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, 1981 में। ठीक है, 52 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है DIET किसके अधीन कार्य करता है। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, SCERT। अगला प्रश्न है BRC का पूर्ण रूप है। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। कहीं अलग अलग में मिल जाएगा, एजुकेशन में देखना। ठीक है, BRC का फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। अगला प्रश्न है NGO से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में 6वां अर्थात 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, भारतीय संविधान में 6वां संशोधन किस वर्ष हुआ। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, 2002 में। अगला प्रश्न है NKC से क्या अभिप्राय है। NKC से क्या अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, नेशनल कॉलेज कमीशन। अगला प्रश्न है NCF 2005 से क्या अभिप्राय है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, सैम पित्रोदा। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है NCF 2005 के अनुसार शिक्षा के किस स्तर पर शांति शिक्षा को शामिल किया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है NCF 2005 में निम्न में से कौन से भाषा सूत्र के शिक्षण की वकालत की गई है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 से तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगला प्रश्न है NCF TE 2009
संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शिक्षक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? सही जवाब हो जाएगा इसका 65 का ए, एनसीएफ 2005। कभी कभी पूछ लेते हैं एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिना बोझ के बिना सीखना, सेम घुमा के पूछ रहा है, बस 2 बार पूछ चुका, आप देख सकते हैं। तो बोझ के बिना सीखना किसका मुख्य उद्देश्य था? तो एनसीएफ 2005 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का आधुनिक उपागम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 66 का सी, लेक्चर विथ। आप लोग ध्यान रखना, जो लिखा गया है यही सही है। कभी कभी पढ़ते समय त्रुटि हो जाती, माइंड काम नहीं करता, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो लिखा गया है वो सही है। अगला प्रश्न है, निजी शिक्षा एजेंसियों पर नियंत्रण होता है केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का सी, दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, दोनों का, केंद्र और राज्य दोनों का। एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहाँ से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, संविधान से। गूगल में देखोगे मिल जाएगा, लेकिन मॉडल में दिया है रविंद्र टैगोर की रचना शतक पर, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो गूगल है मैं उसी के अनुसार चलूंगा, क्योंकि मॉडल में कई चीज़ें गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय जाता है, एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रोफेसर यशपाल। आप प्रश्नों को देखिए कैसे घुमा रहा है। एनसीएफ 2005 कक्षा में अध्यापक एवं छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 1:30। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 आधारित है, फिर वही चीज पूछा है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, शिक्षा बिना बोझ के। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की मुख्य विशेषता है? ए, लचीला परीक्षा प्रणाली, बी, ज्ञान को वातावरण से जोड़ना, सी, याद करने से बचना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय है। देखिए वहां पर दूसरा पूछा गया था और यहाँ चतुर्थ पूछा गया। मैं पहले ही कहा जो 5वां अध्याय है सभी का नाम पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो एनसीएफ 2005 का चतुर्थ अध्याय है। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग पता होगा, जहाँ तक मुझे लगता है जो 5वां आप देख सकते हैं, जो प्रथम अध्याय उसमें क्या है, परिपेक्ष, द्वितीय में सीखना और ज्ञान, तृतीय में पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चतुर्थ अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, और पंचम अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। तो इस तरह से आप लोग 5वां अध्याय पता होना चाहिए, बुक में है, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 को किस समिति के द्वारा तैयार किया गया? सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2009 का पूरा नाम है? तो ध्यान रखना, ऐसे तो ये गलत है, क्योंकि जो एनसीएफ 2009 है इसका पूरा नाम है एनसीएफटीई 2009 का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये इसमें दिया नहीं है कहीं भी, ठीक है, करिकुलम, उसके बाद फ्रेमवर्क कहीं नहीं दिया है। तो जो बाकी जो अगर कहीं कहीं देखोगे तो गूगल में या पहले जो उसका नाम था नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, फ्रेमवर्क नहीं था, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा इस बेस पे। लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है, जो प्रश्नों में गलत रहता है उसे क्या करता है, सुधार कर आंसर में दे देता है। तो यदि अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन देगा तो वही सही हो जाएगा। अगर नहीं देता है, सेम प्रश्न पूछता है, तो आपको ए सही करना है, नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ फ्रेमवर्क रहना चाहिए, बीच में नहीं है। तो ये भी कहीं कहीं देखो नेशनल करिकुलम फॉर टीचर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। अगर फिर से प्रश्न यही पूछता तो आपको ए सही करना है। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन अगर देता है तो फिर वही सही करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैंने लिख भी दिया है एनसीएफ का पूरा नाम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के समर्थक हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, मंटेश्वरी, प्रोफेसर यशपाल और ड्यूबी, तीनों लोग हैं। बुक में दिया है, महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे देख के जाइएगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या परिवर्तन एवं परिष्कार में किसकी भूमिका शून्य होती है?
सही जवाब हो जाएगा 77 का सी, शिक्षा मंत्रालय का। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पाठचर्या में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सी नीतियां सबसे अधिक प्रभावी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, राज्य एवं केंद्र की नीति, केंद्र सरकार की नीतियां। प्रश्न पूछा गया है, बस दोनों अलग अलग दिया गया था। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण में अध्यापक किसका सहारा नहीं लेता? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, आर्थिक योजना का नहीं लेता है, अध्ययन योजना, यूनिट योजना, वार्षिक योजना का लेता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? सही जवाब हो जाएगा सी का ए, 2009 में। अगला प्रश्न है, नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया? ए, मैसूर भोपाल, बी, भुवनेश्वर, सी, अजमेर शिलांग, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, सभी। मैसूर भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर शिलांग, सभी जगह पर। अगला प्रश्न है, पूर्व बाल अवस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? पूर्व बाल अवस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, सभी। स्वास्थ्य, सामाजिक, तर्कसंगत विचार करने, सभी होता है। ठीक है, प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार, जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, क्योंकि व्यू कम आता है तो निराशा होती है। पहले भी बोल चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ टेस्ट देते रहिए, बने रहिए, जो भी प्रश्न हैं सारे रट के जाइए अच्छे से। 100% बता रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे निश्चित रूप से। आपके बच्चों 80 में 80 प्राप्त किए हैं, तो आप भी 80 में 80 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज बहुत मायने रखता है प्राइमरी वगैरह में, और ऐसे भी परसेंटेज अच्छा बनता है तो अपने आपको मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जुड़े रहें, बुक को पढ़ते ही रहें, मॉडल पेपर को जो भी है, बट प्रैक्टिस सेट हल जरूर करें। यहाँ से निश्चित रूप से कम पढ़ने पर भी आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले बस इतना ही है, हम लोग साथ में बने रहें, प्रैक्टिस हमारा हल होता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, उसके लिए आपको शेयर करना होगा। प्लीज़ सबको, जो भी बीएड कर रहे हैं, उनको शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न है, और ध्यान रखना, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ एग्जाम होने जा रहा है बी सेकेंड ईयर का 29 अप्रैल से, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। 75 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना रहेगा। और जो आगरा यूनिवर्सिटी का 2021-22 था, री एग्जाम होने जा रहा है 2023 में, हो सकता है अप्रैल के लास्ट में हो, बहुत स्लो सेशन चल रहा है, तो जो री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे BD 201 का री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालय शिक्षा पर बल दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 12 वर्ष की। अगला प्रश्न है, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, सोचने समझने, विश्लेषण करने, तर्कसंगत विचार करने, तीनों। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति में किन किन उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 86 का डी, सभी। शिक्षकों, छात्रों की, शिक्षा संस्थाओं की, तीनों की। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनुभव की पूर्णता, बी, सरलता, सी, विषयों का सहसंबंध, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम आयोजन करने का मुख्य आधार है? सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, बालकों का आयु वर्ग, बालकों की मानसिक क्षमता, दोनों। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन। अगला प्रश्न है, लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? ए, पाक शिक्षा, बी, कार्य, सिलाई कढ़ाई, सी, स्वास्थ्य शिक्षा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का उद्देश्य है? ए, विभिन्न प्रकार के अनुशासनों से संबंध स्थापित करना, बी, बालकों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास करना, सी, परीक्षा को आधुनिक, लचीला और एकीकृत बनाना, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य बिंदु है? सही जवाब हो जाएगा 92 का डी, सभी। व्यवस्थागत सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, बी, बालकों का विकास एवं सीखना, सी, गुणवत्ता सुधार एवं परीक्षा प्रणाली, तीनों।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 का सिद्धांत है, सही जवाब हो जाएगा 93 का डी सभी। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने वाली प्रणाली से शिक्षा को मुक्त करना, सभी बालकों के लिए कक्षा में समावेशी वातावरण उत्पन्न करना, सभी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है, महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग देख के जाइएगा। एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 94 का ए। पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है ये, परिवार में समायोजन की बी, विद्यालय में समायोजन की सी, समाज में समायोजन की डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालक के प्रमुख प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 96 का डी सभी। दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित, सभी। दृष्टि मतलब जो अंधे वो होता है होते हैं, अस्थि मतलब हड्डियों से जो प्रॉब्लम होती है, श्रवण मतलब जो सुनने में प्रॉब्लम होती है, तीनों जो हैं विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं। अगला प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा 97 का ए। हॉलॉक का आप लोग ध्यान रखना 110 प्रश्न है, तो मैंने पहले ही कहा 100+, तो आप लोग भागना नहीं, पूरे प्रश्नों को देखना। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि और विकास को प्रभावित करता है, सही जवाब हो जाएगा 98 का डी। भोजन, व्यवसाय, व्यायाम और ग्रंथियों की क्रियाशीलता, तीनों जो है व्यक्ति की बुद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है ये प्रतिभाशाली बालक भी, उच्च बुद्धि लब्ध सी, सृजनात्मक बालक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, ए शैशवावस्था, बी बालावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी, शैशवावस्था, बालावस्था, किशोरावस्था, तीनों। अगला प्रश्न है किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, अर्थात तेजी से विकास होता है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 12 से 14 वर्ष की लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा इसका डी, इन सभी के अनुसार, अर्थात रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, तीनों। अगला प्रश्न है करिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी। कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी, साधारण विद्यालयों के विषय, तीनों। अगला प्रश्न है शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा 105 का ए, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होना चाहिए, किसने कहा, तो महात्मा गांधी के अनुसार है। अगला प्रश्न है मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है, ए रुचि, छात्रों की रुचि, बी छात्रों की योग्यता, सी छात्रों की सत्ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता, छात्रों को सत्ता, तीनों। अगला प्रश्न है किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 1968 में। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने, सही जवाब हो जाएगा ए, माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की। अगला प्रश्न है विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, ये कहानी विधि, बी भाषण विधि, सी वाद विवाद विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, कहानी विधि। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, कहानी विधि। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखना। माध्यमिक स्तर के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो क्रिया विधि, ठीक है, माध्यमिक स्तर के लिए क्रिया विधि उपयुक्त मानी जाती है। अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए 11 कर्तव्य हैं, पहले 10 के बाद में बढ़ गया। पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी। दृष्टांत देना है मृदुलधन। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा कोठारी शिक्षा आयोग ने की थी। डाल्टन प्लान विधि की शुरुआत हेलेन
बर्खास्त किया था। जो हम लोग अगला टेस्ट हल करेंगे BD 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण है शिक्षक एवं पाठचर्या की भूमिका। तो आप लोग इसे बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर से पढ़ कर रखिए, क्योंकि टेस्ट करने मतलब होता है अपना लेवल चेक करो और जो प्रश्न आए उसे देखो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ था BD 201 यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 4। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। अपने आप पर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आए। समय है, आप लोग बुक जरूर पढ़िए, लेकिन आपको प्रश्न जो भी प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं यहाँ से देख के ही जाना है, क्योंकि यहाँ से 40 प्लस 35 प्लस हो सकता है 40 प्लस प्रश्न सेम टू सेम आपको मिल जाएँ, बाकी आप नॉर्मली हल कर ही ले जाएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर टेलीग्राम का और कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और व्यू आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।